नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू और मेरे चैनल कहानी संग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहिए, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको मालती जोशी जी द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है खूबसूरत झूठ। ये बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें जिंदगी का बहुत ही सुंदर सा सार छिपा है। तो चलिए सुनते हैं कहानी खूबसूरत झूठ। 6 बजने वाले थे। श्रीमान जी अलसाई से आराम से कुर्सी पर लेटे हुए थे। आज घूमने नहीं जाना है क्या? मैंने पूछा। वे सुस्त आवाज में बोले, आज मन नहीं है। क्यों? वे छोटे सरकार तो कब से जूते मोजे पहनकर तैयार खड़े हैं। दादाजी की राह देख रहे हैं। मैंने उन्हें सूचित किया। वे चिढ़कर बोले, उसी वजह से तो आज घूमना कैंसिल कर दिया है। मैंने चौंक कर पूछा, मतलब? मतलब तुम लोगों ने मेरे पीछे यह क्या पुछल्ला लगा दिया है? परेशान हो गया हूं मैं। दिन भर की थकान मिटाने जरा पार्क में चला जाता हूँ। हम उम्र लोगों के साथ गपशप करके हल्का महसूस करना चाहता हूँ। तुम लोगों से यह देखा नहीं जाता। यह बला मेरे साथ लगा दी है। वे बहुत क्रोध में थे। धीरे बोलिए, बहू सुन लेगी। मेरी एक असफल कोशिश रही। सुन लेने दो। सचमुच तंग आ गया हूं मैं। लड़का 1 मिनट चैन से नहीं बैठता, न बैठने देता है। कभी फिसल पट्टी पर चढ़ जाएगा, कभी फव्वारे के साथ खड़ा होकर भीगेगा, कभी फूल तोड़ेगा, तो कभी बगीचे के फाटक पर झूलेगा। उसके पीछे भागते भागते मेरी परेड हो जाती है। कल तो माथुर ने कहा भी कि भाई साहब, यह आयागिरी कहाँ से मोल ले लिया आपने? वे बोले। उनका गुस्सा शांत न होता देख मैं कमरे से बाहर आ गई। देखा, ड्राइंग रूम में माँ बेटे दादाजी का इंतजार कर रहे थे। क्षण भर कुछ सोचती रही, फिर पास जाकर कहा, अंजू, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुम रजत को इनके साथ मत भेजा करो। दोनों के लौटने तक मेरी सांस अटकी रहती है। सड़क पर आजकल कैसी भीड़ होती है। देखती हो ना, ये 2 पहिए वाले और गजब करते हैं, और बच्चे तो वैसे ही चंचल होते हैं। इनसे ये संभलेगा थोड़ी ही। पर उनसे मना करूंगी तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए तुमसे कह रही हूं। यह सुन बहू बोली, पर अब यह तैयार हो गया है, मानेगा थोड़ी ही। कोई बात नहीं, तुम ही नुक्कड़ तक घुमा लाओ, एक टॉफी दिला देना, बहल जाएगा। मैंने बात संभाली। वे दोनों जब चले गए तो मैंने कमरे में आकर कहा, महाराज, लाइन क्लियर है, अब जल्दी से तैयार हो जाइए। वे उत्साहित हो उठ खड़े हो गए। सारी बुराइयों का ठीकरा मेरे सर ही डाला करो। खुद मना करते नहीं बनता था। मेरी इस शिकायत पर उन्होंने कोई जवाब न देना उचित समझा। बस फटाफट कपड़े पहने और निकल गए। जिंदगी भर झूठ की खेती ही करती आ रही हूँ। कभी बच्चों के लिए, कभी नौकरों के लिए, तो कभी बहू के लिए। हर बार दिमाग खपाकर कोई बहाना ढूंढना पड़ता है। बेबी सहेलियों के साथ सिनेमा जाती है तो उसकी किसी सखी का जन्मदिन बनाना पड़ता है। उन दिनों घर घर फोन नहीं थे, इसलिए पोल खुलने का डर नहीं था। इतवार को राजू क्रिकेट खेलने के लिए दिन भर गायब होता तो उसके लिए गणित की एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती। कभी बेबी अपनी पसंद से नई डिज़ाइन की ड्रेस खरीद लाती तो उसका श्रेय उसकी मौसी को देना पड़ता। अब भी इस झूठ से पीछा कहाँ छूटा है। मेहरी के हाथ से कोई प्लेट टूट जाती है तो इल्ज़ाम अपने सिर ले लेती हूँ। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मेहरी कहती है, अम्मा जी, सुबह से आप ही लगी है, भाभी जी उठी नहीं क्या? तो मैं कहती हूँ, अरे रात की फिल्म देख कर आए हैं, 2 बजे तो लौटे हैं, अब देर से ही उठेंगे। वैसे भी आज छुट्टी है, नहीं तो रोज भागम भाग मची रहती है। मैं अपने विचारों में इतनी खो गई थी कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। राजू घर आया, तब घड़ी की ओर देखा, फटाफट उसके लिए नाश्ता लगाया और चाय बना दी। अंजू कहाँ है? उसने पूछा। रजत को थोड़ा घुमाने ले गई है, मैंने बताया। अभी जाने की क्या जरूरत थी? मॉल जाना ही है ना, वहां से महीने भर का सामान भी ले आएंगे। उसकी इस बात पर मैंने जवाब दिया, अरे वो बहुत जिद आ रहा था, मैंने ही कहा थोड़ा घुमा लाओ। जब तक अंजू लौट आई थी
जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मॉल चलना है, राजू ने उससे कहा। वह चिंतित होकर बोली, पर मैंने अभी खाने का तो कुछ बनाया ही नहीं है। आज मॉल जाना रहने दे, खाने का मैं देख लूंगी, तुम लोग हो आओ, नहीं तो बात फिर हफ्ते भर के लिए टल जाएगी, मैंने कहा। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। जाते समय कहने लगी, मम्मी जी, आप लोग खाना खा लीजिएगा, हम लोग बाहर से कुछ खाकर आ जाएंगे। उन लोगों के जाते ही मैंने सब्जी छौंकी, पुलाव चढ़ाया। मन हो रहा था कि इनके लिए बाद में गर्मा गर्म फुलके सेकूं, पर जानती थी कि खाते समय ये बहू को कोसते रहेंगे। मुफ्त की महाराजिन मिल गई है, तुम्हें चूल्हा सौंप दिया है और चली मटर गश्ती करने, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए इरादा बदल दिया और उसी समय फुलके सेक लिए। सब कुछ निपटाकर टीवी देखने बैठ गई। हमारे कमरे में अलग से टीवी है, पर कभी ठीक से देख ही नहीं पाती। हर सीरियल इन्हें बेवकूफ़ी भरा लगता है। पूरे समय इनकी कमेंट्री चलती रहती है। समाचार सुनते समय भी नेताओं को गाली देंगे और मैच देखेंगे तो खिलाड़ियों को कोसेंगे। जिंदगी भर हेडमास्टर रहे हैं, वे आदतें अब भी कायम हैं। ये घूमकर लौटे तो 8 बज चुके थे। मैं कहने वाली थी कि इतने दिनों की कसर आज ही निकाल ली क्या, पर चुप रही। चिढ़ गए तो खाने का कचरा हो जाएगा। आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ, मैंने कहा। वो बोल पड़े, और बाकी सब मॉल गए हैं, शायद वहीं से कुछ खाकर आएंगे, मैंने बताया। इन लोगों को तो मॉल जाने और बाहर खाने का बस बहाना चाहिए, नहीं तो क्या सामान किराने वाले के यहाँ नहीं मिलता, ये चिढ़कर बोले। गए हैं तो जाने दीजिए ना, हम दोनों के लिए बनाकर गई है ना बहू, खाना खाते समय इन्होंने पूछा। तुम क्या कह रही थी, खाना बहू बना कर गई है? हाँ तो, मैंने झट से कहा। करेले, ऐसे करेले वह 7 जन्मों में नहीं बना सकती। मैं थोड़ी घबरा गई। बात संभालते हुए मैंने कहा, आपकी इसी बात से तो वह डरती है। कहती है पापा जी की जबान पर आपके हाथ का स्वाद ऐसा चढ़ा है कि किसी और के हाथ का उन्हें कुछ भाता ही नहीं है। बहू तुम्हारी पक्की पॉलिटिशियन है, जरा सी तारीफ कर दो और सासू जी फूल कर कुप्पा। मम्मी जी, आपके जैसे कटहल की सब्जी मुझसे बनती ही नहीं है, आप बना देंगी? इतना सुनकर सासू माँ जुट जाएंगी मसाला पीसने में और बहू रानी पार्लर में, ये शिकायती लहजे में अविराम कहते रहे। झूठ मूठ की सही, तारीफ तो करती है, उनको तो यह भी नहीं आता, मैंने गुस्से में कहा। इस पर वो बोले, मेरे लिए कह रही हो ना, हर बात क्या कहकर बताना जरूरी है? मैंने आगे कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद हम दोनों बरामदे में जाकर बैठ गए। उन लोगों के लौटने तक जागना तो था ही। वे लोग कोई 10:30 बजे लौटे। रजत तो सो ही गया था। मम्मी जी, आप लोगों ने खाना खा लिया? बहू ने आते ही पूछा। हाँ बेटा, और करेले मैंने ज़रा ज़्यादा बना लिए थे, कल राजू के टिफ़िन में रख देना, उनके दोस्तों को बहुत पसंद है ना। सामान रखने के बाद राजू हम दोनों के पास आइसक्रीम के 2 कप लेकर आया। मम्मी, ये आपका पसंदीदा बटर स्कॉच, और पापा आपके लिए मैंगो। ये बुदबुदाए, मम्मी जी का पसंदीदा फ्लेवर तो पता है, पर पापा जी का पता नहीं है ना, तो कुछ भी मन से ले आते हैं, मैंने झट से विषय बदलते हुए कहा। अरे हमारे ज़माने में ये फ्लेवर वगैरह कहाँ होते थे, हम तो घर पर मशीन में आइसक्रीम बनाते थे, ढेर सारा दूध औटाकर रख लिया, बर्फ़ और नमक ले आए, बस हो गया काम। फिर मशीन बंद करके घुमाते थे, बड़ा मज़ा आता था। शुरू में हम लोग घुमाने के लिए खूब झगड़ते थे, पर जैसे जैसे आइसक्रीम जमने लगती थी, हैंडल भारी होता जाता था, पसीने छूट जाते थे, मैंने उसे बताया। मशीन कहाँ है अब, बेच दी? बहू ने पूछा। बेटा, वह सबके यहाँ थोड़ी ही होती थी, मोहल्ले में किसी एक के यहाँ होती थी, मांगे से घर घर जाती थी, बदले में मशीन के मालिक के यहाँ आइसक्रीम भेज देते थे, बस। बच्चों के जन्मदिन पर, परिणाम आने पर या मेहमानों की खातिरदारी में साल में 4-5 बार आइसक्रीम बनती थी, मैंने कहा। बातों बातों में रात हो चली थी। हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और ये जैसे ही कमरे में पहुंचे, इन्होंने तुरंत कहा,
कितनी सफाई से झूठ बोलने लगी हो तुम। साल में कितनी बार आइसक्रीम बना डाली। मैंने खुद को सही ठहराते हुए कहा। तो क्या कहती कि ले देकर गर्मियों में एक बार बनाती थी। आपकी, खासकर राजू की इज्जत का कचरा करना है क्या मुझे। और झूठ की भली कही, वह तो मैं पूरी जिंदगी बोलती चली आ रही हूँ। मेरे पापों का हिसाब करते करते चित्रगुप्त जी की कॉपी भर गई होगी। पाप कैसा? इन्होंने पूछा। एक झूठ 100 पापों के बराबर होता है, मैंने कहा। इस पर ये कहने लगे, तब तो चित्रगुप्त जी की कॉपी जरूर भर गई होगी, बल्कि उन्हें सप्लीमेंट लेनी पड़ी होगी। आ गए ना मास्टरी पर, मैंने चिढ़ते हुए कहा। मास्टर हूं तो क्या, तुम्हारे बेटे को इंजीनियर बना दिया ना। और चित्रगुप्त जी की चिंता मत करो, उनकी कॉपी भर गई होगी, लेकिन तुम्हारे पापों से नहीं, पुण्यों की गिनती से, क्योंकि तुम्हारा एक झूठ 100 पुण्य के बराबर होता है। मैं उन्हें अपलक देखती रह गई। आप आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। धन्य भाग्य। कभी कभी मैं भी झूठ बोल लेता हूँ, इन्होंने कहा और चादर सिर तक ओढ़ ली। भूले भटके बीवी की जरा सी तारीफ कर दी तो इसमें इतना छेपने जैसा क्या है। पर यह तो इनका स्वभाव ही ठहरा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल कहानी संग्रह को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। जल्द ही लौटूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।